मैंने पिछले एपिसोड्स में आपको बताया कि हम लोग वसुधा को लेकर संघर्ष कर रहे थे और उसी दौरान मेरी पोस्टिंग थी। जब वसुधा 4 साल की थी तो मेरी पोस्टिंग सेरी बंगलो एक डिस्ट्रिक्ट मंडी में एक जगह है, तो वहाँ ब्रांच में थी। तो हमारे बैंक के अधिकारी आए और उन्हें पता चला कि मेरी फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम है और इस बच्ची को लेकर चंडीगढ़ जाना पड़ता है। चंडीगढ़ का जो डिस्टेंस है वो लगभग 10 घंटे का है। तो वो आए और उन्होंने मुझसे कहा कि यार आप बताओ, मैं आपकी कुछ हेल्प करना चाहता हूँ, आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो मैंने कहा सर आप ऐसा कीजिए कि मेरी पोस्टिंग कहीं ऐसी जगह कर दें जहाँ से चंडीगढ़ नज़दीक हो और हमारा आना जाना थोड़ा टाइम बच जाए, साथ में पैसा भी बच जाए। तो इमीडिएटली वो यहाँ से गए और सितंबर 98 में उन्होंने मेरी ट्रांसफ़र कांगड़ा कर दी। तो हमारे लगभग 4 घंटे का जो सफ़र था वो बच गया ट्रैवलिंग का। अब रजनी अक्सर चंडीगढ़ रहती वसुधा की थेरेपी के सिलसिले में और मैं कांगड़ा में। तो मैं अपने साथ साथ में अपने बिज़नेस में, बैंक के बिज़नेस में काफ़ी मेहनत कर रहा था और लगभग बैंक में वहाँ मैं 1.5 साल मेरी पोस्टिंग रही। तो वहाँ मैंने लगभग 4 गुना ग्रोथ, पूरे बिज़नेस को 4 गुना बढ़ाया। तो मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था कि यार मैंने तो इतना ज़्यादा बिज़नेस बैंक का बढ़ा दिया है, तो अब तो मेरी वाह है और साहब लोग जब भी मेरी ट्रांसफ़र करेंगे तो मेरे से पूछ के करेंगे। तो अप्रैल में हमारी प्रमोशंस हुई, मैं प्रमोट हो गया और सब लोग अपने जुगाड़बाजी में लगे थे। सब लोग कि भाई ट्रांसफ़र किसी ने कहीं नज़दीक करनी थी, किसी ने कहीं करनी थी। मैं थोड़ा निश्चिंत था, शायद ओवर कॉन्फिडेंट था मैं। और हुआ ये कि मेरी ट्रांसफ़र वहाँ से बहुत दूर हो गई, बहुत दूर, लगभग कांगड़ा से अरसू 14 घंटे का डिस्टेंस, अरसू से चंडीगढ़ दोबारा 12 घंटे। तो मैं 15 दिन तक तो मैंने ज्वाइन नहीं किया। मैं अपने चेयरमैन से मिलने के चक्कर में भागता रहा, लेकिन जब भी मेरे साहब को पता चलता कि मैं आने वाला हूं तो वो छूमंतर हो जाते। शायद वो डरते थे मुझसे, क्योंकि मैं उस साल का सबसे बेस्ट परफॉर्मर था और वो मुझे फेस नहीं कर रहे थे। मैं थक हार कर मेरे पास जब कोई विकल्प नहीं रहा तो मई में मैंने अरसू ज्वाइन कर लिया, मई 2000 में। तो जैसे मैं मई में वहाँ गया तो मेरे दिमाग में तो बिल्कुल मैं एकदम से ही हो गया था कि अब नौकरी नहीं करनी है, अब बैंक की नौकरी नहीं करेंगे, और करूँगा तो कोई काम नहीं करूँगा। जितना सिंसियरली रात को बैठ के जो काम किया वो नहीं करूँगा, जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स हम देते हैं उसके लिए। तो लगभग 4-5 महीने मेरे वैसे ही बीते। मैंने काम करना बंद कर दिया, सिर्फ रूटीन वर्क जो था वही करता था। लेकिन वो हर आदमी की एक फितरत होती है, तो मेरी फितरत में काम करना लिखा था। तो मैं धीरे धीरे फिर अपने पुराने उसमें आ गया और मैं दोबारा काम करना शुरू कर दिया, लोगों से मिलना शुरू कर दिया, इंटरेक्शन शुरू कर दी। तो ये 2000 की बात है और कुछ वहाँ छोटी सी जगह थी, कुछ लोगों से दोस्ती भी हो गई। तो एक दोस्त के पास जाके हम कैरम बोर्ड खेलते थे शाम को ऑफिस के बाद। अकेला रहता था क्योंकि वसुधा और रजनी चंडीगढ़ रहते थे मोस्टली। तो मतलब इस तरीके से हमारा सिलसिला चल रहा था। तो हमारे जिस दोस्त के पास हम कैरम बोर्ड खेलते थे वो, उनका अपना सेब का बगीचा था बहुत बढ़िया, 20 बीघे पे लगभग। 20 बीघे का मतलब है लगभग 2 हेक्टेयर से थोड़ा सा कम। तो अगस्त का महीना आया तो मैंने उनको कहा यार इस बार तो सेब सूप खाने को मिलेंगे आपके। तो उस दोस्त ने बताया कि उनके तो पिछले 3 साल से सेब ही नहीं हो रहे हैं। रिसेंटली एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा था, ट्रिब्यून में, कि बाहर के देशों में जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा है, यील्ड किसी की 30 टन, किसी की 20 टन, किसी की 18 टन, किसी की 12 टन, और हमारी जो थी वो थी 1.5 टन हिमाचल की। और पूरे जो
मुझे याद है डाटा क्या बोलता था कि पूरे इंडिया की 3.5 टन है और हिमाचल की 1.55 टन है, यानी कि मोस्टली जो सेब होता है वो कश्मीर में होता है। तो ये नॉलेज, बेसिक सी छोटी सी नॉलेज मुझे उस वक्त हो गई थी। तो जब मुझे ये चीज़ पता चली तो मन में लगा कि यार मैं टाइम पास तो वैसे करता हूँ, अकेला रहता हूँ, तो क्यों ना यहाँ इंटरनेट से कुछ काम करा जाए। तो कांगड़ा में रहते हुए मैंने एक अपना पीसी लिया था, वो जो पुराने टाइप के पीसी आते थे, बड़ा सा मॉनिटर, बड़ा सा सीपीयू, बहुत भारी भारी कीबोर्ड, माउस वगैरह सब कुछ। तो वहाँ दोस्ती की मैंने एक अपना नानक जी से, जो टेलीफोन एक्सचेंज में थे, तो उनसे रिक्वेस्ट किया कि यार प्लीज़ मुझे डायल अप करना है। आप आजकल की नई जनरेशन नहीं जानती उसको, लेकिन उस टाइम में एक डायल अप था और एक हमारी फ्लॉपीज़ थी जिसको हम यूज़ करते थे। तो हम लोग, मैंने उनको किसी तरीके से पटाया। मेरे पास 800 कार थी और कार में सीपीयू, मॉनिटर सारे मैंने कार में डाले पिछली सीट में, और हम वहाँ से एक्सचेंज के लिए चल पड़े। तो हमारी जो टेलीफोन एक्सचेंज थी वो लगभग वहाँ से 3 किलोमीटर एक स्टेशन है जहाँ तक गाड़ी जाती थी, और उसके बाद 20 मिनट आपको पैदल चलना पड़ता था। तो हम लोगों ने गाड़ी वहाँ लगानी अपनी साइड में, और उसके बाद मॉनिटर उठाया, सीपीयू उठाया, कंधे में रखा, तो 2 चक्कर लगते थे ऊपर से नीचे के एक्सचेंज के। और वो दोस्त मेरे हेल्प करते थे मेरी, और इस तरीके से हमने वहाँ डायल अप अपना पीछे से लगाना और डायल अप नेटवर्क से अपना डाटा डाउनलोड करना, क्योंकि पढ़ने का तो इतना टाइम नहीं होता था। डाउनलोड करना फ्लॉपीज़ में डाउनलोड करना, उसके बाद सारा सिस्टम दोबारा से उठाना, वापस फिर चुना गई आना, वहाँ से उसको दोबारा गाड़ी में डालना, अपने रूम में आना, और फिर वहाँ से दोबारा सेटअप करना सारा, और कुर्सी लगा के आगे बैठ जाना पढ़ने के लिए। तो शुरू से थोड़ा इंटरेस्ट बनने लगा मेरा। तो शुरू में तो ये था कि हमारी जो सेब जो हम लगाने का हमारा तरीका है और जो बाहर का तरीका है उसमें फ़र्क क्या है। लेकिन धीरे धीरे मैं उस सेब के अंदर घुसता चला गया, और कई बार ऐसा हुआ कि सुबह 5 बजे, रजनी को जल्दी उठने की आदत है, तो 5 बजे उठ के रजनी ने मुझे बताया कि भाई आप अभी तक इंटरनेट में लगे हो। और फिर ख्याल आता था, ओहो मैं तो सोया नहीं। तो मतलब इतने घुस गया मैं। 2001 में मैं यूनिवर्सिटी गया, डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी, और वहाँ से रिक्वेस्ट करी, कुछ रूट स्टॉक के पौधे कुछ वहाँ से लिए, कुछ डिपार्टमेंट से लिए, और लगभग 70 रूट स्टॉक लेकर मैं जितना नॉलेज हो गई थी तो उसमें ये पता चल रहा था कि रूट स्टॉक का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो लगभग 70 के करीब मैं रूट स्टॉक लेके वापस अरसू आया, और वहाँ मैंने किसानों को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किसी को 5, किसी को 4, किसी को 6, इस तरीके से। और 3-4 महीने के बाद मैं उनके पास गया फीडबैक लेने के लिए, एक के पास गया कि बताइए आपने कहाँ लगाया है। तो आप यकीन नहीं करेंगे, किसी भी किसान ने सिंसियरली वो 70 रूट स्टॉक नहीं लगाए थे। किसी के दब गए, किसी ने चलते चलते किसी और को पकड़ा दिए। तो मैं बहुत निराश हुआ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि भी यार एक बार और कोशिश करता हूँ। हम लोग बैंक के अलावा एक सोशल वर्क कर रहे थे साथ साथ में, क्योंकि मैं जब कांगड़ा में था तो वहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप का काफ़ी अच्छे ग्रुप्स थे वहाँ पर। चिन्मय तपोवन ट्रस्ट में हम लोग जाते थे वसुधा को लेकर भी, तो वहाँ से मुझे काफ़ी सीखने को मिला था। तो अरसू में रहकर मैंने रजनी से कहा कि हम लोग शाम को या संडेज़ को अपना यूटिलाइज़ करेंगे कि गांव जाएंगे और गांव में लोगों को मोटिवेट करेंगे, लेडीज़ को। तो कुछ एक हमने गांव सेलेक्ट किए और हमने वहाँ पर 8-9 ग्रुप भी बनाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो इस तरीके से मैं समाज के साथ थोड़ा सा वहाँ पर जुड़ गया, तो किसानों के साथ भी जुड़ा। तो 2001 में हमने दोबारा से एक मीटिंग की फार्मर्स की, और मैं उनका इंस्ट्रक्टर। मैं ऐसा आदमी जिसके पास अपनी ज़मीन नहीं, जिसने अपना सेब का पौधा नहीं लगाया, जिसको सेब की कोई पहचान नहीं है, सेब के पौधे की। तो मैं उनका इंस्ट्रक्टर, मैं उनको खड़ा होकर मैं उनको समझाने लग गया कि आप ये रूट स्टॉक लगाओगे
इसका इतना डिस्टेंस होता है, इसकी प्रोडक्टिविटी ऐसी होती है, इसमें ऐसा सेब लगता है, इतनी क्वालिटी आती है, रेगुलर क्रॉप आती है, जो दिमाग में मेन था कि ये निरंतर आपको फसल देगा। तो किसान पहले तो हंसते रहे मेरी बात सुन सुन के, फिर उनके दिमाग में भी वही सवाल चल रहे थे जो मेरे दिमाग में थे कि भाई आपके पास तो ज़मीन नहीं है सर, आप हमें बैंक के बारे में बताओ। बस वो बात दिमाग में लग गई और फिर मैं घर आया, रजनी के साथ डिस्कस किया कि यार हम लोग कहीं एक छोटा सा 4-5-7 बीघे की ज़मीन लेते हैं, कोशिश करते हैं और एक डेमोस्ट्रेशन ऑर्चर्ड बनाते हैं। बस ये एक टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। और उसके बाद हमारी तलाश ज़मीन की शुरू हुई। पहले तो जगह जगह भटकते रहे और लेकिन बाद में मेरे ब्रदर इन लॉ रजनी का जो भाई थे राजेश, उन्होंने हेल्प की, क्योंकि वो उनकी इस एरिया में काफ़ी जान पहचान थी। तो वो इस एरिया में तलाश करते थे कि चुराग साइड कहीं ज़मीन अगर क्योंकि मैं जानता था कि अगर ज़मीन मिल भी जाएगी तो हमें बहुत से लोग साथ नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे और हर आदमी शायद क्रिटिसाइज़ करेगा। उसका रीज़न एक था कि हम लोग हाई डेंसिटी में काम करने वाले, हिमाचल में हम लोग पहले किसान होने थे, वो भी फर्स्ट जनरेशन के। हालांकि कुछ एरियाज़ में कुछ एक किसान कुछ इंपोर्ट किए थे और लेकिन वो 50-100 कुछ इस तरीके से प्लांटेशन कर रहे थे। मतलब उनके बहुत बड़े बड़े ऑर्चर्ड्स थे, उसमें छोटा सा पार्ट 1% 2% वो रूट स्टॉक लगा रहे थे। तो हम लोग जो करने वाले थे वो एक्सक्लूसिव करने वाले थे। तो जब हम ज़मीन की तलाश कर ही रहे थे तो उसी दौरान हमें पता चला कि एक विनरॉक इंटरनेशनल है, अमेरिकन NGO, जो फार्मर्स को सपोर्ट करता है, उनको टेक्नोलॉजी और नॉलेज शेयर करता है, ट्रांसफ़र करता है। तो मुझे पता चला कि उत्तराखंड में उत्तरकाशी के बड़कोट और नौगांव एरिया में उनकी एक टीम आई है। तो मुझे जैसे ही पता चला और थोड़ी सी मैंने कम्युनिकेशन अपनी ईमेल वगैरह से जब सर्च किया, उनसे इंटरेक्शन हुई तो उनकी डेट्स पता चल गई। तो मैंने फटाफट अपने साले को, राजेश को तैयार किया और साथ में हमारे उनके बड़े भाई रविंदर भी तैयार हो गए। तो हम तीनों के तीनों बड़कोट पहुंच गए, एक रात वहाँ रुके, उन लोगों से इंटरेक्शन की, उनको अपने आने का मकसद बताया। तो वो 2-3 आदमी थे, वो मेरी बात सुन के हैरान भी हुए और हैरान वो इसलिए हुए कि उनको लगा कि यार अभी इस आदमी के पास तो ज़मीन नहीं है और ये उसके बावजूद 14 घंटे की ड्राइव करके यहाँ पहुँचे हमारे पास, ये बोलने के लिए कि क्या आप मुझे सपोर्ट करोगे। तो एनीवे वो मतलब एग्री हो गए कि ठीक है आप ज़मीन खरीदिए, तो उसके बाद देखते हैं। तो हम लोग आ गए और फिर उसके बाद हमारी दोबारा ज़मीन की तलाश शुरू हुई। राजेश को एक लिंक मिला कि एक करसोग एरिया में कलाशन एक जगह है, कलाशन में एक ज़मीन है। तो मैं और राजेश सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आए और जब हमने ज़मीन देखी तो हमने एक छोटा सा एरिया पसंद कर लिया कि ठीक है, इस ज़मीन को अपने इस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। और पैसों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन लकीली मेरे जो सपोर्ट थी मेरे दोस्तों की, उनका बहुत बड़ा था। जब उनको पता चला कि मैं कुछ ज़मीन लेने वाला हूँ तो उन सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं गो अहेड, हम लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे। और मैं जानता था कि लोन वोन करने के बाद मैं सारा कुछ मैनेज कर पाऊँगा। तो इस तरीके से ये ज़मीन की फिर बात थोड़ी सी और आगे बढ़ी और करते करते ये ज़मीन हमारी फ़ाइनल हो गई। और मेरा जो विनरॉक इंटरनेशनल था उनके साथ मेरी कम्युनिकेशन ईमेल के थ्रू चल रहा था, बातचीत चल रही थी उनसे, और मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया कि हमने ज़मीन ले ली है। और जो व्यक्ति, जो एक्सपर्ट उनका उत्तरकाशी में आया था, जॉन एस्लेज, तो जॉन एस्लेज को एक्सपर्ट एज ए यहाँ भेजा गया मई 2003 में। तो जॉन के आने से पहले जॉन ने मुझे बहुत सी इंस्ट्रक्शंस दी थी कि विक्रम, एक पानी का टैंक ज़रूर होना चाहिए, एक लैंड सीधी होनी चाहिए, उस लैंड में आपको इतना फार्म यार्ड मैन्योर करना है, इतना उसमें सॉडस्ट चाहिए। तो मेरे दिमाग में तो वो सॉडस्ट ही घूमता रहा, यार सॉडस्ट क्या होता है, बुरादा, लेकिन बुरादे का खेती में क्या काम,
तो मैं बहुत जगह घूमता गया, फिर किताबें पढ़ी, किताबों में दोबारा सॉडस्ट, फिर उसकी पिक्चर्स ढूंढनी शुरू की, फ़ोटोग्राफ। फिर पता चला कि हाँ यार, ये तो वही बुरादा है, लकड़ी का बुरादा। और हम लोग फिर यहाँ पर जनवरी 2003 में हम लोग यहाँ शिफ्ट कर गए, और उसी साल मई में विंडॉक इंटरनेशनल ने अपना जॉन एस्लेज को यहाँ भेजा। लेकिन उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि जब हमने ज़मीन ख़रीदी 2003 में, तो उसी साल उद्यान पंडित का एक वो चलता है, तो उसमें यूनिवर्सिटीज़ के बहुत से डॉक्टर्स, जो लाइन डिपार्टमेंट है अपना हॉर्टिकल्चर विभाग, उसके साइंटिस्ट, तो 6 आदमियों की टीम बनती है वो। तो वो इस रूट से गुज़र रहे थे, तो मैं उनको लाया, मेरी पूरी फैमिली यहाँ पर थी, मेरे पेरेंट्स यहाँ पर थे, और उनको दिखाया कि यार ये ज़मीन है, इस ज़मीन पे मैं ये करना चाहता हूँ, सेब की खेती करना चाहता हूँ, मॉडर्न हाई डेंसिटी फार्मिंग रूट स्टॉक पर। तो वो सब घूम घाम के मैं एक डॉक्टर साहब के साथ पीछे पीछे आ रहा था, और वो सारे मेरी फैमिली के पास खड़े हो गए, बोलने लगे कि यार अब तो बड़े गलत चक्कर में फंस गए, ये तो बहुत बेकार की ज़मीन है, और किसने बताया आपको रूट स्टॉक हो सकता है? हिंदुस्तान में रूट स्टॉक हो ही नहीं सकता, हमारी लैंड तो उसके लिए बनी नहीं है, रूट स्टॉक तो प्लेन ज़मीन पर होता है। और अगर आपने लगाना है तो अपने बेटे को कहो कि अनार लगाए, दूसरे डॉक्टर साहब ने बोला कि गलगल लगाए, तीसरे ने बोला बादाम लगाए, और एक बोलते कि आप अगर अखरोट भी लगाए तो शायद वो चल पड़े यहाँ पर। तो मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई, और ज़्यादा डिसअपॉइंट इसलिए हुई कि मैं तो डिटरमेंट था कि मैंने यही काम करना है, लेकिन अब मेरे फादर, मेरी मदर और कहीं कुछ हद तक रजनी भी थोड़ा सा घबरा गए कि हम लोग शायद कुछ गलत काम कर रहे हैं। हम लोग जिस काम के लिए यहाँ पर आए शायद ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है। मेरे फादर मुझे बार बार समझाते रहे कि बेटा, ये लोग बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, सब ने पीएचडी की है, सब लोग प्रोफेसर्स लगे हैं, कोई बड़ी बड़ी पोस्ट में लगे हैं, तो इन लोगों ने इतनी पढ़ाई की है, तो उस पढ़ाई में तो ये सब कुछ देखा ही होगा ना कि क्या पॉसिबिलिटी और क्या नहीं है। तो लेकिन उनको कन्विंस करने में मुझे लगभग 6 साल लग गए, उनको समझाने में कि देखो ये पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल तभी है अगर हमारे अंदर डिटर्मिनेशन है। उन दिनों मैंने एक किताब पढ़ी थी, लगभग 2001-2 में किताबें पढ़ी थी कुछ अब्दुल कलाम साहब की। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि जब कभी भी आपको, वो सब लोग जानते हैं कि सपने देखो लेकिन खुली आंखों से देखो, तो शायद मेरी भी वही सिचुएशन थी। और दूसरा उनका था कि आप लोग अगर ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो एक गोल फिक्स कीजिए, एक अपना लक्ष्य बनाइए। उस लक्ष्य को, दूसरा स्टेप क्या था कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी नॉलेज हो सकती है, चाहे आप किताबें पढ़ के, चाहे एक्सपोजर विज़िट करके, चाहे किसी डॉक्टर से मिल के या कोई ट्रेनिंग लेकर, तो वो नॉलेज एक्वायर कीजिए। और तीसरा था परसिवरेंस, डिटर्मिनेशन, कि भाई आपके अंदर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि ये काम करना है तो फिर आप आगे बढ़िए और फाइनली आप एग्जीक्यूट कीजिए। तो मैं उनकी उन बातों को पूरा फॉलो कर रहा था, और उसी चीज़ को लेकर हमने ये ज़मीन ली और ये यहाँ पर काम शुरू किया। आने वाले टाइम में अब हम आपको बताएंगे कि हमने किस किस तरह से यहाँ पर शुरुआत की, किस किस तरह से हमने देखा कि भाई यहाँ पर के क्या क्या पोटेंशियल है, कहाँ कहाँ से शुरुआत हो सकती है, वगैरह वगैरह। आपको हमारे इसके एपिसोड्स आएंगे, उसमें हम लोग आपको फार्म लाइफ और क्या क्या होता है सिर्फ वही बताने वाले हैं। तो उसमें टोटल हमारे फार्म की वीडियोस होंगी, हम लोग फार्म की हमारी क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है और हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, और मॉडर्न एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, जो मतलब हम लोग यहाँ पर जिसको मॉडर्न फार्म बोल रहे हैं। तो आप प्लीज़ वो ज़रूर देखिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इन वीडियोस को आप शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। थैंक यू।